हेलो बच्चों, मैंने आपकी क्लास के अंदर अध्याय 8 कोशिका जीवन की एक इकाई उसको शुरू कर रखा है। और कोशिका के अंदर भी मैं आपको यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंगक जो होते हैं उनका अध्ययन करवा रही हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने 2 अंगक का अध्ययन कर लिया है। एक अध्ययन किया था हम लोगों ने गोल्जी काय का, और दूसरा अध्ययन किसका कर लिया, अंतर्द्रवी जालिका का। आज जो कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर एक और अंगक पाया जाता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, कोशिकांग है या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, अंगक कह सकते हो। जितने भी अंगक पाए जाते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ये जो अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी भित्ति वाला है। कैसी भित्ति पाई जाती है? डबल, 2 भित्ति पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर आप इसका सामान्य नाम बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसका सामान्य नाम होता है कोशिका का शक्ति गृह। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो आप शक्ति गृह किसे बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बताओगे। यहाँ माइटो, देखो एक शब्द तो है माइटो, 2 शब्द काम में लिए गए। एक शब्द का नाम है माइटो और एक शब्द होता है कॉन्ड्रिया। यानी कितने शब्द है आपके सामने? 2 शब्द है। माइटो का मतलब होता है धागे के समान। धागे के समान, जितना धागा जितना पतला होता है उतने पतले कॉन्ड्रिया यानी कि कण। तो धागे के समान कण जैसी संरचना किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। अब आप देख लो, एक धागा है वो कितना पतला होता है, उतने पतले छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके जैसी संरचना किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। अरे अंगक की संरचना छोटी ही होगी, क्योंकि कोशिका खुद एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी जाने वाली होती है। तो जब कोशिका खुद इतनी छोटी है तो उसके अंदर समाहित जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जितनी भी संरचनाएं पाई जाती है, वो संरचनाएं उससे भी ज़्यादा क्या होती है? छोटी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक अंगक है जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ मिलेगा? कोशिका द्रव्य में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। फिर देखो, प्रश्न ये बनता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया को धागे नुमा संरचना बताई गई है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा किसने था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो हम ये बताएंगे, जो कीट वर्ग है, जो कीट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, जो कीट है, इन कीट की ऐच्छिक पेशियों के अंदर, कौन सी पेशियां? ऐच्छिक पेशियां। जैसे मैं ऐच्छिक पेशियों की बात करूँ, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो पेशियां काम करती है उनको ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं। जैसे हमारे हाथ की पेशियां, हमारे पैरों की जो पेशियां होती है वो ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। देखो, हमारी इच्छा हुई तो हमने लिखा वरना नहीं लिखा, हमारी इच्छा हुई तो सामान को उठा लिया वरना नहीं उठाएंगे। अपनी इच्छा होती है तो एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं वरना नहीं जाएंगे। तो ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा पे काम करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अभी ऐच्छिक जो पेशियां है ये किसके अंदर पाई जाती है? सभी जीवों में ही पाई जाएगी ऐच्छिक पेशियां। तो कीटों में भी पाई जाएगी ऐच्छिक पेशियां। तो कीट की जो ऐच्छिक पेशी थी, उस ऐच्छिक पेशी की कोशिका जो थी, उस कोशिका के अंदर सर्वप्रथम किसको देखा गया था? माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। तो और किसने देखा था? सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर किसने देखा? तो आप क्या कहोगे, किसने देखा था? कोलीकर ने देखा था। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? ER थी, जैसे गोल्जी काय थी, है ना। हम नाम भी उसी वैज्ञानिक ने दिया जिसने खोजा था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नाम दिए थे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट अंगक होता है। क्योंकि इसे कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका को शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया।
तो सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? कोलिकर ने देखा था। कहाँ देखा था? कीटों की ऐच्छिक पेशियां। अब आप सोचो कीटों की ऐच्छिक पेशियां कहाँ होगी? कीट उड़ते हैं ना, तो कीटों की इच्छा होगी तो वो उड़ेंगे, वरना नहीं उड़ते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पेशियां पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां, या कह दो कि जो पेशियां कंकाल से संबंधित है, जो पेशियां कंकाल से संबंधित होती है वो भी कौन सी होती है? ऐच्छिक पेशियां होती है। तो ऐच्छिक पेशियों के अंदर की कोशिका के अंदर किसको खोजा गया था? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आप सोचो कि मैंने पेशियों में कोशिका कहाँ से ला दी, तो ये बात तो हमारी शुरुआत से ही हो चुकी थी कि कोशिका मिलकर के उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर के अंग बनाते, अंग से अंगतंत्र बनता है, फिर पूरा शरीर बन जाता है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को ही तो कहा जाता है। तो पेशिया है, तो पेशिया भी किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद में अपन कहेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग नाम दिया। जैसे कोलिकर ने धागे के नुमा संरचना को देख ली। अभी हम क्या कहेंगे? कोलिकर ने किसको देखा था? धागे के समान संरचना को देखा था। इन धागे के समान संरचना को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दे दिया। जैसे एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? फाइला। तो फाइला शब्द किसका दिया हुआ है? फ्लेमिंग। अरे एफ से मिला लेना। फ्लेमिंग क्या है? फाइला। एक है बायोप्लास्ट, इधर लिख दो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम है बायोप्लास्ट। और ये शब्द किसका दिया हुआ है? अल्टमान का दिया हुआ है। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है जिसका अपन बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था सी बैंडा ने। तो आपको याद रह जाएगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसका दिया हुआ है? सी बैंडा का दिया हुआ है। फ्लेमिंग ने क्या कहा? इसे फाइला कहा। अल्टमान ने इसे क्या कह दिया? बायोप्लास्ट कह दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोलिकर ने। अब यहाँ देखो कोलिकर ने किसने की थी? कीट में की है ना। और कीट एक क्या है? जंतु, प्राणी विज्ञान में आता है। अब एक पौधों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम खोजा था एम मेवेस ने। मेवेस, आप मेवेस शब्द याद रख लेना, मेवेस। ठीक है। जंतु में सबसे पहले किसने खोजा था? देखो उधर कोलिकर ने खोजा था। पौधों में सर्वप्रथम किसने खोजा था? मेवेस ने खोजा था। अल्टमान ने इसे क्या नाम दे दिया था? अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दे दिया। सारे वर्ड पढ़ लो फटाफट एक बार बोर्ड से, आगे और बता दो। फिर जंतु कोशिका में किसने खोजा? कोलिकर ने। पादप कोशिका में किसने खोजा? मेवेस ने, मेवेस ने। ये तो हो गई इसकी खोजकर्ता की बात। ठीक है। माइटो का शब्द क्या होता है? धागे के समान। और कॉन्ड्रे यानी कण। कोशिका द्रव्य में धागे के समान छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। या मान लो ऐसे बादलों की जैसी संरचना बनी, धागे जो ऐसे ऐसे बादलों के जैसे दिखाई देते, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। अब इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी धागे के समान संरचना भी हो सकती है, छड़ के समान संरचना भी हो सकती है। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की इसकी संरचना होती है। फिर हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। आप एक बात ये ध्यान में रखोगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल राइबोसोम पाया जाता है, बाकी एक भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। क्योंकि अब तक जो अपन अध्ययन करके आ रहे हैं वो सभी के सभी कोशिकांग कैसे दोहरी झिल्ली युक्त है, या फिर जो आगे अपन अध्ययन करेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो एक तो ये तो हो गई इसकी बाह्य झिल्ली जो लगातार पाई जा रही है, चिकनी होती है। बाह्य झिल्ली जो लगातार पाई जाती है और चिकनी होती है। इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, अंतः जो झिल्ली है, उसमें अंदर की तरफ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। अंदर की तरफ क्या पाए जाएंगे? अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। एक मिनट, तो ये तो इसकी कौन सी झिल्ली हो गई? बाह्य झिल्ली। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग बताया था ना मैंने। ये तो हो गई इसकी बाह्य झिल्ली और ये हो जाती है इसकी अंतः झिल्ली या आंतरिक झिल्ली। अब सुनो, इसकी जो आंतरिक झिल्ली है उसमें अंदर की तरफ अंगुली नुमा उभार पाए जा रहे हैं क्या? अंदर की तरफ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। तो ये जो अंगुली नुमा उभार पाए जा रहे हैं, इन अंगुली नुमा उभार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसे आधात्री कहते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कह दो या फिर आधात्री कह दो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ गए क्या? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है, लगातार पाई जाती है, जबकि आंतरिक झिल्ली आधात्री की तरफ अंगुली के समान उभार रखती है। इन अंगुली के समान उभार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। दोनों झिल्ली के मध्य जो स्थान पाया जाता है क्या जगह? एक झिल्ली ये रही, एक झिल्ली, दोनों के बीच जो जगह पाई जाती है इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान। क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान। अरे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के बीच का स्थान है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की दो झिल्ली के बीच का स्थान है, इसीलिए क्या नाम हो गया? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान हो गया या रिक्त स्थान हो गया। अब सुनो, ये जो क्रिस्टी है, अंगुली के आकार के जो क्रिस्टी पाई जाती है, इस पे हॉकी के समान छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। किसके समान? हॉकी ऐसे ही तो होती है, तो ऐसे पकड़ने वाली, और फिर ऐसी होती है ना हॉकी, ऐसे पकड़ने वाली। रैकेट्स बोल सकते हो तुम लोग। रैकेट्स के समान छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये जो रैकेट्स के समान जो कण पाए जा रहे हैं, इन कणों को F1 कण कहते हैं। क्या नाम है इनका? F1 कण या फिर ऑक्सीसोम। क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन कणों को क्या कहते हैं? F1 कण या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये जो F1 कण होते हैं, इन F1 कण पर विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते। विभिन्न प्रकार के श्वसन ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है, वह ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ में आ गई कि F1 कण पर श्वसन ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ते हैं और भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ करके किसका निर्माण करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फिर अपन ये कहेंगे कि जो अंदर के जो आधात्री है, अंदर की जो आधात्री है,
ठीक है। इस आधात्री के अंदर एक तो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम है। और ये हमारा, ये क्या होता है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ। कोशिका कौन सा पदार्थ होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। एक के साथ साथ में इसमें अलग से राइबोसोम भी पाए जाते। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम भी पाए जाते। राइबोसोम की कहानी शायद आपको याद होगी कि ये जो राइबोसोम होते किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं पर किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो देखो, ये एक अंगक ही तो है माइटोकॉन्ड्रिया। और अंगक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा अंगक होता है, वरना देखो कोई भी कोशिका, उसके बीच में केंद्रक पाया जाएगा। कोई भी कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक है, उस केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है। तो यहाँ पर कोशिका के केंद्रक में तो डीएनए है ही है, उसके साथ में अगर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, एक कोशिका है, एक कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक में तो डीएनए होना ही होना है, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ होता है ये। तो साथ ही साथ में उस कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है? डीएनए होता है। तो यहाँ देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाए जाने की वजह से ये अपना निर्माण खुद कर लेता है। एक कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। एक कोशिका में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने का यही कारण है कि इसमें खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इसीलिए एक से कितने? 2 या 2 से अधिक किसका निर्माण हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो सकता है। ये खुद ही प्रोटीन का निर्माण भी क्या करता है? खुद ही करता है। किसी और से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, जिससे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी पाई जाती है। इसीलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वायत्त अंगक कहते। आप ये ध्यान में रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त अंगक क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए की वजह से ये खुद की कॉपी खुद ही बना लेता है, अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर लेता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वायत्त अंगक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त अंगक क्यों कहा जाता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जो F1 कण हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कौन से कण? जो F1 कण हैं, इन F1 कण के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया पाई जाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया पाई जाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान इनमें ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। किसके रूप में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। अगर हमारे अंदर ऊर्जा संचित है ना, हमारी कोशिकाओं में अगर ऊर्जा संचित है, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। कोई ये पूछ ले हमारे अंदर भोजन किस रूप में संचित है? जो भोजन तो हमारे अंदर संचित है ग्लाइकोजन के रूप में।
किसके रूप में संचित है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित है। और ऊर्जा हमारे अंदर किसके रूप में संचित है, एटीपी के रूप में संचित है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो F1 के जो कण हैं उनमें ऑक्सीकरण की क्रिया पाई जाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में पाई जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। अब आपने 10वीं क्लास के अंदर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पढ़ी होगी। जैसे हम उदाहरण दूँ, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मान लो कि किसका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे खुद का माइटोकॉन्ड्रिया। हमने खाना खाया, खाने के बाद में उस भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। यानी मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट के संपूर्ण पाचन के बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये बात मालूम है ना, क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6, यही है ना ग्लूकोज। फिर हम सांस ले रहे हैं, सांस के साथ में क्या गई है, ऑक्सीजन गई है। तो इसका मतलब मैं इसके साथ में क्या जोड़ दूँ, ऑक्सीजन जोड़ दूँ। तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, तो इसका मतलब किसकी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। और ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में भी संपन्न होती है। जैसे क्या बना, CO2 बना, H2O बना और एनर्जी बनी, यानी ऊर्जा बनी। और यही ऊर्जा तो यहाँ बनी है, यही ऊर्जा तो यहाँ बनी है। तो ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की F1 पार्टिकल या कण पर भी संपन्न होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। देखो, एक तो क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, स्वायत्त अंगक कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA पाया जाता है, स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वह DNA से इसकी अपनी ही जैसी बहुत सारी कॉपी बना लेता है एक ही कोशिका के अंदर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वायत्त अंगक कहा जाता है। फिर सुनो, और क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो आधात्री है ना, ये आधात्री, इसमें एक साइकिल चलती है, क्रेब्स चक्कर। क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर। ये क्रेब्स चक्कर क्या होता है, ये बात अपन श्वसन वाले पाठ में पढ़ेंगे, पादपों में श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र होता है। अब तो तुम लोग इतना ध्यान में रख लो कि क्रेब्स चक्कर का मतलब ये होता है कि संपूर्ण ऊर्जा का बनना। ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा का बनना क्या कहलाता है, ये जो क्रिया खत्म हुई है ना, ये वाली, ये कहाँ खत्म हो रही है, आधात्री में खत्म हो रही, यहाँ आ जाएगी। भाई है तो F1 पार्टिकल पर ही क्रिया तो, लेकिन बन करके तो अंदर ही पहुँचेगी, या अंदर छोड़ देंगे ये ATP को, ऐसे ATP को यहाँ अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, ये बना के कहाँ छोड़ देंगे, आधात्री में छोड़ देंगे। तो क्रेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में। याद रह जाएगा ना, क्रेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में। फिर देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह है ना, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह। तो श्वसन में ही हम एक और पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ संपन्न होता है, आंतरिक झिल्ली पर। एक बार इतना ही ध्यान रख लो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, ये हमारे पूरा टॉपिक है, हम लोग आराम से समझेंगे। क्रेब्स चक्कर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है। आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे मान लो आप एक बॉल का गेम खेल रहे हो, एक ने बॉल फेंकी, दूसरे ने कैच कर ली, दूसरा बॉल फेंकेगा, फिर अगला कैच कर लेगा। तो ऐसी ही क्रिया इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। एक ने इलेक्ट्रॉन लिए, दूसरे को दे दिए, फिर इलेक्ट्रॉन लिए, दूसरे को दे दिए। और ये सब ड्रामा होता किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना केवल क्या बनाने के लिए होता है, केवल ऊर्जा बनाने के लिए होता है, ताकि ऊर्जा बन जाए। बात समझ में आ गई।
ऊर्जा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो लेन देन किया जाता है वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आंतरिक झिल्ली पे होता है। और ये इलेक्ट्रॉन लेने देने की क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाती है। बात समझ में आ गई? क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा इसके खोजकर्ता कौन है, किसने खोजा? कॉलिकर ने खोजा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बैंडा ने दिया था, है ना। फिर हमने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी जो बाह्य झिल्ली है वो समतल है, चिकनी है। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ अंगुली नुमा उभार बनाए रखती है। इन अंगुली नुमा उभार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये जो क्रिस्टी है इस पे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं या फिर ऑक्सीसोम कहते हैं। जो F1 कण है, इन F1 कण पर श्वसन ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे एंजाइम जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और ये भोजन के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ द्रव्य भरा हुआ रहता है, उस द्रव्य को क्या कहते हैं? आधात्री कहते हैं। इस आधात्री में डीएनए पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए और राइबोसोम पाए जाने की वजह से इसे क्या कहते हैं? स्वायत्त अंगक कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम है? स्वायत्त अंगक कहते हैं। इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो आज की जो अंगक हमने अध्ययन किया वो किसको किया? माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया है। तो सभी बच्चे आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको एक और बता दूं, हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 कण होते हैं वहाँ पे श्वसन ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण करते हैं और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचय रहती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में 2 से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इंतजार नहीं करता कि जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी तब मेरी संख्या बढ़ेगी। ये इंतजार माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर सकता, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना डीएनए होता है, तो ये खुद ही अपनी क्या बना लेता है? कॉपी बना लेता है। इतनी बात समझ में आ गई माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ओके बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।